डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड टेक क्वेश्चंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस और टेक क्वेश्चन का आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यह वीडियो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। आपके दोनों प्रश्न सही हो जाएंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके नहीं चलाएं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न बनाना। कि आपको जनरली क्या होता है कि हमें प्रश्न दिया हुआ होता है और हमें उसका उत्तर लिखना होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको आंसर मिलेगा और आपको प्रश्न बनाना है। तो अंग्रेजी भाषा में जो प्रश्न है वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। फर्स्ट तो वो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। वो प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरी वो हैं जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तरह से प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरे वो हैं जो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसमें मेन वर्ब आती है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क के आता है। WH वर्ड है उसकी संरचना भी सेम है, बस उसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले WH वर्ड, जो भी WH वर्ड है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद अदर वर्ड है वो आ जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ 2 तरह की संरचना हो गई। अब इसमें देखने वाली ये बात है कि हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू करना चाहिए और WH वर्ड से कब शुरू करना चाहिए। जिस उत्तर में, जिस आंसर में, जिस आंसर में आपको यस या नो मिले, अगर किसी आंसर में आपको यस या नो दिया गया है तो निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न को हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है। और अगर आंसर में यस या नो नहीं दिया गया है और आपको प्रश्न बनाना है तो जैसा एग्जामिनर चाहता है, अगर उसने कोई निर्देश दिया है कि WH वर्ड से बनाओ तो आप WH वर्ड से बनाएं। अगर उसने कोई निर्देश नहीं दिया है तो आप चाहे तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएं, चाहे आप WH वर्ड से बनाएं। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे टेंसों में, जैसे अपन डू, डज, डिड, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, फिर हैज, हैव, हैड, फिर शैल, विल, ये दोनों जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब टेंसों में भी होती है और ये दोनों मॉडल भी होते हैं। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद जो मॉडल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो मॉडल्स में जैसे शैल और विल है, ये दोनों मॉडल भी होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब टेंसों में भी होती है, शैल, विल। फिर शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है,
माइट है, मस्ट है, नीड है, डेयर है, यूज्ड है और ought है, OUGST। ये मॉडल है। तो हम देख रहे हैं कि जो या तो वो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी उसमें, या उसमें मॉडल काम आएगा। मॉडल भी एज ए हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इनमें क्या होता है, फर्क इनमें यह है कि ये जो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जो हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, क्योंकि इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम ले सकते हैं। यहां तक इनको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम ले सकते हैं, इनको आप मेन वर्ब के रूप में भी काम ले सकते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, वुड, ऑट, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम आते हैं। और इनके बाद जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। ये मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, ऑट, ये सब एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज किए जाते हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, मॉडल्स भी कहा जाता है। और इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। तो हम जो फर्स्ट टाइप जो प्रश्न बना रहे हैं, फर्स्ट टाइप जो प्रश्न बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू, वो प्रश्न इन हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। ये टोटल जो है ना 24 होती हैं। ये सारी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स कितने हैं? 24। इनमें से ही किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से अपने को सेंटेंस स्टार्ट करना है। और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और जो दूसरा टाइप है WH वर्ड, उसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, जैसे हु है, हुम है, हुज है, वेयर है, वेन है, वाई है, वाट है, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ फार है, हाउ ओपन है, हाउ ओल्ड, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो उनसे जब हम प्रश्न बनाते हैं तो कोई ना कोई सूचना उसमें दी जाती है। अब अपन डिटेल से इसको देखते हैं। वीडियो का आप स्किप नहीं करें। मेरी गारंटी है कि आपको इस एक ही वीडियो से कंप्लीट फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट में जरूर करें कि मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है, प्रश्न बनाने का फर्स्ट टाइप जो है वो बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। यानी जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी संरचना क्या होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में अदर वर्ड जो है वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जिस टेंस में है, जिस टेंस में आंसर है उसी टेंस में रखना है प्रश्न को। आपको टेंस किसी भी हालत में नहीं बदलना है, सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मेन वर्ब लगानी है, लेकिन आपको टेंस किसी भी सूरत में नहीं बदलना है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो, आई एम नॉट ए वीवर। यहां पे आप देखते हैं कि वाक्य में देखो ये नो है और ये नोट है। जब इससे हम प्रश्न बनाएंगे तो ये नो और ये नोट दोनों छूट जाएंगे। ठीक है। और अपन पहचानेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, तो इसमें एम है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। तो पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये हो जाता है, देखो एम। ठीक है। और फिर ये जो आई है, एक बार अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये तरीका गलत है लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अपन ने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर ये सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में अदर वर्ड हम वो लिख दिया अपन ने। लेकिन अब क्या हुआ,
और ये क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रश्न गलत बन गया, ये जो प्रश्न है वो गलत बन गया। गलत क्यों बन गया? कि उत्तर में ये है कि नो आई एम नॉट ए वीवर, कि नहीं मैं एक वीवर नहीं हूं। और अपन कह रहे हैं कि एम आई ए वीवर, क्या मैं एक वीवर हूं? तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या तुम एक वीवर हो। अगला हमसे ये पूछेगा कि क्या तुम या आप एक वीवर हो, तो हम कहेंगे नहीं या हाँ मैं एक वीवर हूं, ये कहेंगे अपन। तो इसलिए ये जो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न बनाते समय यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका विशेष ध्यान रखना। अगर वो सब्जेक्ट आई या वी है, अगर वो सब्जेक्ट आई या वी है तो उसको आपको यू बना देना है। जैसे यहाँ पे आई का अपन देखो ये यू बना दिया, ठीक है। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यू के अनुसार लगेगी, क्योंकि उस हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो हमारा सब्जेक्ट अब यू है, तो यू के अनुसार इज एम आर, तीन में से अपन कौन सी लेंगे? क्योंकि इस टेंस में इज एम आर तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो यू के अनुसार आर आ जाएगी, इसलिए सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब आर लिख दी। उसके बाद में आई को यू में कन्वर्ट कर दिया, नो और नॉट अपनी छोड़ दिया, और उसके बाद में ए वीवर लिख दिया। तो इस तरह से हम हमारा क्वेश्चन बन गया आर यू ए वीवर। अब यहाँ पे ये बस इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि एक तो टेंस को चेंज नहीं करना है, एक सब्जेक्ट को अगर आई या वी है तो उसको यू में बदल देना। और मान लो यू आ गया, तो यू आ गया तो अगर वो उसमें एक व्यक्ति की बात है तो उसको आई में बदल देना, और एक से ज्यादा की बात है तो उसको वी में बदल देना। ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आपको उसको यू में बदलना है, क्योंकि यू तो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो आई के लिए भी यू आ सकता है और वी के लिए भी यू आ सकता है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो आप अगर एक व्यक्ति की उसमें बात हो रही है तो आप उसको आई लिखोगे, और आपको लगता है कि उसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए बात हो रही है तो आप उसका सब्जेक्ट है वो वी बना दोगे। और फिर टेंस वही रखना है, उसके अनुसार जो आपने सब्जेक्ट चेंज किया है उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए उसी टेंस की, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। नो और नॉट छूटना है, इन वाक्यों में नो या नोट जो आया वो छूटना है, और अगर यस आया है तो उन सबको आप छोड़ दीजिए। आंसर में जो आया है ना नो नोट या यस, उनको आप प्रश्न बनाते समय छोड़ दीजिए। अब सेकंड देखिए, नो माय फादर इज नॉट ए डॉक्टर, तो यहाँ पे अपन नो छोड़ देंगे और नॉट छोड़ देंगे। अब जो शेष भाग बच गया है उसको अपन बनाएंगे। देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब में से काम लेनी है हमने। अब यहाँ इसका सब्जेक्ट है माय फादर, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई वी, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि आई और वी और यू ये आपस में कन्वर्ट होंगे। इनके जो पर्सनल प्रोनाउन की जो सारणी है, जिसमें फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, वो पूरी सारणी आपको याद करनी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे मी, वाक्य के अंदर कहीं पे मी या अस आया है तो आपको निश्चित रूप से उसको यू में बदलना है, और अगर यू आया है तो आपको उसको, अगर एक व्यक्ति की बात है तो मी में बदलना है, और एक से ज्यादा व्यक्ति की बात है तो उसको अस में बदलना है। अगर वाक्य के अंदर माई या आवर आया है तो उसको योर में बदलना है, और मान लो योर आया है तो एक व्यक्ति के लिए उसको माई में बदलना है, और एक से अधिक के लिए उसको आवर में बदलना है। यहां तक ये आता है, या तो ये आता है या ये आता है, ये बहुत कम आता है। अगर माइन आया है तो उसको यूअर्स में बदल दो, आवर्स आया है तो उसको यूअर्स में बदल दो, और अगर यूअर्स आया है तो उसको एक व्यक्ति के लिए माइन में बदलो, एक से ज्यादा के लिए आवर्स में बदलो। तो आपको एक तो ये याद रखना है, आई और वी यू में बदलता है, और यू है वो आई या वी में बदलता है। और उसके बाद दो लाने ये, मी अस यू में बदलता है, और यू मी या अस में बदलता है। माई और आवर यूअर में बदलता है, और यूअर जो है माई या आवर में बदलता है। दो ये कर लेना।
उसके बाद हम देखते हैं, देखो दूसरे में, तो यहाँ माई फादर है, तो हमने अभी देखा कि माई माई जो है, माई का योर हो गया, इसलिए योर फादर अपना सब्जेक्ट हो गया। अब योर फादर सिंगुलर व्यक्ति है, तुम्हारे पिताजी सिंगुलर व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ इज ही रह गया, आर नहीं लगेगा। आप इस यू के हिसाब से, यूर या यू के हिसाब से आर मत लगा देना, या आप ये देखना कि ये जो दोनों मिलके सब्जेक्ट बना है आपका, यूर फादर, आपके पिताजी या तुम्हारे पिताजी, तो एक व्यक्ति हुआ, इसलिए इज लग गया है, सिंगुलर। और फिर ए डॉक्टर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यस आई सा योर सिस्टर। तो यहां पे हम देखते हैं कि यस आपको छोड़ना है, ठीक है। और अब वाक्य में आप ये ध्यान रखना कि आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए ना, तो पता चल लग जाएगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे, हेल्पिंग वर्ब अगर दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब वो डू हो सकती है, या डज हो सकता है, या फिर डिड हो सकता है। इनमें से आप ध्यान रखना कि अगर वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब या तो वो डू डज में से है, या फिर डिड में से है। तो आप देख लेना कि अगर वर्ब की मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म हो, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ हो, अगर ये वाक्य में है तो इसका मतलब वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपको डू डज में से लगाना है। अगर वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही हो, वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही हो, तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि आई सॉ, तो यहाँ ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी सी की सेकंड फॉर्म है, तो अपने को पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा लिया, उसके बाद में आई यू में चेंज होता है, उसके बाद डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद में आपको पता है कि यूअर जो है वो माई में चेंज होता है, और सिस्टर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। तो यहां हम देखेंगे कि यस तो छोड़ देंगे, उसके बाद ये हमारी वर्ब है, वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने देखा कि ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। तो जब इस वर्ब को देखा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आई का अपन यू बनाएंगे, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, तो डू यू, और डू और डज आने के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ये चेंज नहीं होता है। वाक्य में अगर ही, शी, इट, दे, ये अगर आए हैं तो इनका कोई भी रूप आया है तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आई, वी और यू, उनके जो रूप है ना वो ही चेंज होंगे। ये थर्ड पर्सन है ना, ही, सी, इट, दे, या कोई का नाम आ गया, तो वो चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, यस सीता रोट ए स्टोरी फॉर योर ब्रदर। तो यहाँ पे यस तो अपन छोड़ देंगे, और इसका सब्जेक्ट देखिए सीता, तो अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है, सब्जेक्ट कोई भी नाउन है तो वही नाउन लिखा जाएगा उसमें क्वेश्चन में। और सब्जेक्ट बाद में ये देखो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है राइट की, राइट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज डिड, इनके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो कुछ है वो लिख दो, और ये यूअर है ना, ये यूअर माई में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न बन गया, डिड सीता राइट ए स्टोरी फॉर माई ब्रदर, क्या सीता ने मेरे भाई के लिए एक कहानी लिखी। आंसर आया यस, हाँ सीता रोट ए स्टोरी फॉर योर ब्रदर,
हाँ, सीता ने तुम्हारे भाई के लिए एक कहानी लिखी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आंसर नो या यस से स्टार्ट होते हैं उनसे जब हम प्रश्न बनाते हैं तो उस टेंस के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अन्य शब्द और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, प्रश्न का फर्स्ट लेटर हमेशा, क्योंकि वाक्य का फर्स्ट लेटर जो है चाहे वो कैसा भी वाक्य हो कैपिटल लेटर रहता है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए इस तरह के प्रश्न आ जाए कि जहां पे आपको डू डज डिड दिख रहा है। जैसे इस फर्स्ट में देखिए आपको डू दिख रहा है, यहाँ देखिए डज दिख रहा है, यहाँ देखिए डिड दिख रहा है। तो अगर वाक्य साधारण है, साधारण वाक्य तो देगा आंसर तो साधारण में होगा। तो अगर साधारण वाक्य में आपको डू डज डिड दिख रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। क्यों? हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड, डू डज डिड जो है ये तो आपको या तो नेगेटिव में दिखाई देता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिखाई देता है, बाकी तो ये दिखाई नहीं देता है। साधारण वाक्य में तो अफर्मेटिव में तो ये दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप इसको हेल्पिंग वर्ब समझने की गलती मत कर देना कि डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही हैं, क्योंकि साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं। देयर होमवर्क। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डू है, जो ये है डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से लगानी है। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है, ये नाउन है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए स्टूडेंट्स के अनुसार डू लग गया। उसके बाद डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारी वर्ब है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। देर दे से बना हुआ है तो ये चेंज होता नहीं है, ही सी इट और दे से बना हुआ कोई भी है तो वो चेंज नहीं होगा। होमवर्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट देखिए, शी डज हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करती है। तो इसमें ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है, ये सी है, ये चेंज नहीं होगा, सी लिख दिया। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो सी के अनुसार डज हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए डज इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। और फिर हर चेंज होता नहीं है और होमवर्क आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना है कि जो डू आगे आ जाए या डज आ जाए या फिर डिड आ जाए, तो आप जो है ना इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाओगे टेंस के अकॉर्डिंग, डू या डज या डिड, जो भी हेल्पिंग टेंस के अकॉर्डिंग लग जाएगी। उसके बाद में जो मेन वर्ब लगाओगे वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसमें सेकंड फॉर्म या एस यस ये नहीं होना चाहिए। थर्ड है राजू डिड हिज होमवर्क, राजू ने अपना गृह कार्य किया। तो इसमें ये डिड, तो डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और राजू नाउन है, चेंज होगा नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लग गई। डिड के बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म, डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू। हेल्प फिर ये हिज चेंज नहीं होता है और होमवर्क क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है जो डू अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, आप पहचान कर लेना। अगर डू मेन वर्ब के रूप में है तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लग रहा है तो उसमें डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट के रूप में लग रहा है तो आप उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब लगा दो। नेक्स्ट, अब हैव है, वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैव जो है मेन वर्ब भी होती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव अगर हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हैव के बाद में या हैज के बाद में, हेड के बाद में, तीन है देखो, हैज, हैव और हेड।
अगर इनके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस है। अगर इनके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अगर हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो मेन वर्ब है खुद। वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, वो मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक वर्ब होती है हैव, एक वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो या तो हैज होती है या वो हैव होती है। उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो हैड होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी हैड होती है। ठीक है। अब अगर इनके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ हैज मिलेगा आपको। आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ आपको हैव मिलेगा। अब अपन देखते हैं इसमें। पहला है यस ही हैज ए न्यू मोटर साइकिल। हाँ, उसके पास एक नई मोटरसाइकिल है। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि ही के बाद में हैज है, लेकिन उसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब की। इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये हैव की फॉर्म है, हैव की सिंगुलर फॉर्म है। तो हैव यानी ये फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, हैव की सिंगुलर फॉर्म, ये मेन ये होती है और इसकी सिंगुलर फॉर्म। तो जब ये मेन वर्ब का काम करें तो आप टेंस के अकॉर्डिंग है। अब देखो, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज होना चाहिए। तो डू या डज अपन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अपना ही है, इसलिए ही के साथ डज आ गया। उसके बाद डू डज के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की जो मूल फॉर्म है वो ये है, मूल फॉर्म ये आएगी। चाहे डू आए, इन वाक्यों में हैज हैव हैड वाले वाक्य में अगर आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड लेते हो ना, तो उसके बाद मेन वर्ब है ना वो तीनों में ये रहेगी हैव। चाहे वहां पे हैज आई हो, चाहे हैव आई हो, चाहे हैड आई हो, लेकिन जब आपने टेंस पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग डू डज लगाओगे या डिड लगाओगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आप हैव लगाओगे। तो पहला हमारा ये है यस ही हैज ए न्यू मोटरसाइकिल। हाँ, उसके पास एक नई मोटरसाइकिल है। तो आपने टेंस पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैव की फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है ये। सब्जेक्ट अपना ही है, चेंज नहीं होता है। तो ही के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने डू डज में से डज लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगी, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू डज डिड के बाद में मेन वर्ब हैव अगर है तो फर्स्ट फॉर्म हैव आ गई। फिर आगे जो कुछ है वो लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट है नो आई हैव नो टाइम टू वेट। तो इसमें देखिए नो तो छूट गया। अब यहाँ पे अगर नोट होता तो उसको छोड़ देते हैं, नो को भी छोड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे नोट होता है तो उसके बदले में अपन कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नो दिया हुआ है तो उसके बदले में हमें एनी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर इस वाक्य में यहाँ पे नो और यहाँ पे नोट होता, यहाँ पे नोट होता, तो अपन दोनों को पूरी तरह से छोड़ देते। लेकिन अगर वाक्य के अंदर यहाँ तो नो है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नो है, तो नो के बदले में हम एनी लिखेंगे, उसको पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, उसके बदले में एनी लिख देंगे, लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई का तो यू बन गया। अब हमने टेंस पहचाना ये हैव से, उसके बाद थर्ड फॉर्म है नहीं, इसका मतलब ये हैव मूल वर्ब है, और मेन वर्ब जब हैव है तो उसको, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है हैव की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारे यू है, इसलिए डू लग गया। फिर डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है होती है। उसके बाद नो की जगह एनी हो गया, टाइम टू वेट हो गया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है नो रामा हैड नो चॉकलेट्स। यहाँ देखिए ये जो हेड है उसके बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है वर्ब की, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस नहीं है, फर्स्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये मेन वर्ब है और ये सेकंड फॉर्म है।
क्योंकि थर्ड फॉर्म तो अकेली नहीं आती, वो तो हैज हैव हैड की बनानी आती है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नो अपनी छोड़ दिया, इस नो के बदले में एनी लिख देंगे, ये लिख दिया अपने। सब्जेक्ट लिखा देखो रामा, और इससे हमने पहचाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड लगा दिया। और यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी डिड के बाद, और नो की जगह एनी कर दिया, और चॉकलेट्स। डिड रामा हैव एनी चॉकलेट्स? नेक्स्ट, आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ आप देखिए, ये हैव है, लेकिन इसके बाद में ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब तो ये परफेक्ट टेंस है। यहाँ ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मैं इसकी अगर ये मेन वर्ब होता तो यहाँ आपको थर्ड फॉर्म नहीं मिलती। अब हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने आई का तो यू बना दिया, और यू के अकॉर्डिंग हैज हैव में से अपन ने हैव ले लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, और माई का यूर बन गया, और वर्क, हैव यू डन यूर वर्क, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यस ही हैज कम होम। तो यहाँ यस तो छूट जाएगा, और ये अपना सब्जेक्ट है तो एज इट इज रह जाएगा। हैज के बाद ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के अकॉर्डिंग या ही के अकॉर्डिंग हैज लग गया, उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, और होम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यस ही हैड सोल्ड हिज हाउस बिफोर ही केम हियर। यस छूट जाएगा, और देखिए ही के बाद में हैड है, और हैड के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ही का हमने ही लिख दिया, और पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो अपन लगा दी शुरू में, हैड, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। हिज चेंज नहीं होता है, ही से बना हुआ है। फिर हाउस लिख दिया, बिफोर लिख दिया, ही चेंज नहीं होता है, तो अपने पूरा उतार दिया ऐसा जैसा। प्रश्न बन गया, हैड ही सोल्ड हिज हाउस बिफोर ही केम हियर। क्या उसने अपना घर बेच दिया यहाँ आने से पहले? अब ये तो जो था टाइप फर्स्ट था, जिन के उत्तर यस या नो में थे उनको अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। अब जो दूसरा प्रकार है प्रश्न का, वो है टाइप सेकंड, बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, प्रश्न पूछने वाले शब्दों से शुरू हो, जिनको हम WH वर्ड बोलते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ इनमें स्टार्टिंग में जो है WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद वही स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अदर वर्ड्स जो हैं वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर तो अपने फर्स्ट टाइप की थी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, और इसमें अपन शुरू में अगर WH वर्ड जोड़ देते हैं तो ये सेकेंड टाइप हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ WH वर्ड हैं, जैसे हु यानी कौन या किसने। तो अगर आपको हु से प्रश्न बनाने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इसको हटा दो, इसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कि क्या है, कुछ नहीं देखना आपको। आप सब्जेक्ट को उठाओ और उसके बदले में हु लिख दो, और बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी जो सब्जेक्ट है उसके बदले में तो आप लिख दो हु, और बाद में जो कुछ है वो सारा लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। आपको नए कोई टेंस देखना है, नए कोई और देखना है, जैसा है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है तो लगा दो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो वैसा लिख दो। जैसे इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वाज, तो अपने लगा दी यहाँ पे। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब अपने नहीं दिख रही है तो अपने नहीं लगाई। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अपन जो है टेंस पहचान लिया, किल्ड है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अपन डिड लगा देंगे। अगर यहाँ पे डिड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको हु वाले में क्या करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट छोड़ना है, उसके बाद जो कुछ है वो एज इट इज लिखना है। न आपको टेंस पहचानने की जरूरत है, न आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, न आपको मेन वर्ब देखनी है। तो पहला सेंटेंस है, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक। तो आई को छोड़ा और बदले में हु लिखा, और वाज लुकिंग फॉर दिस बुक एज इट इज लिख दिया।
कोई हेर फेर नहीं होगी। अगर आगे बीच में कहीं कोई आई का या वी का या यू का कोई पार्ट आया है तो उसको अपन चेंज कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। दूसरा है सीता किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पे सीता को छोड़ा और हु लिखा और किल्ड ए स्नेक लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना। नेक्स्ट है हुज। तो हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसका या किसकी या किसकी, किसका किसकी किसकी किसकी, हुज। अब हुज में हमें क्या करना है, देख, जो पर्सनल प्रोनाउन की सारणी है उसमें ये लाइन ध्यान रखना, आई, मी, माई, माइंड, आगे माई सेल्फ भी होता है, ऐसे वी वाली होती है, वी, अस, आवर, आवर, ऐसे यू वाली होती है, यू, यू, योर और योर सेल्फ। और ये सिंगुलर का हो गया, और प्लूरल का सेम होता है, ये तो ये भी सेम होता है, ये भी होता है, और यहाँ योर सेल्व्स होता है, योर सेल्व्स। तो ऐसे ही का होता है, देखो ही का, ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। सी का होता है सी, हर, हर, हर्ष और हर सेल्फ। ऐसे इट का होता है इट, इट और इट्स, इट सेल्फ। और ऐसे ही दे का होता है दे, देम, देयर और देयर्स और देम सेल्व्स। तो यहाँ पे ये जो तीसरा कॉलम है ना, ये इसका ध्यान रखना आपको। तीसरा कॉलम देखिए यहाँ पे, ये यानी आपको उस वाक्य के अंदर माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, उनको ढूंढना है। आप क्या करोगे, जैसे आपने देखा कि वाक्य को हुज से शुरू करना है, जैसे भी आपने देखा कि प्रश्न जो बनाना है वो हुज से बनाना है, तो आपका पहला काम है, आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। देखो मैं तो कॉलम से याद रखता हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे याद कर लो आप इसको, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो तीसरे कॉलम में जो है माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये अगर वाक्य के अंदर है तो आप सीधे वहां चले जाओ। तो ये आ गया अपना यहाँ। अब हमें ऐसे नहीं करना है कि यूअर का माई बन जाता है, हमें क्या करना है, ये यूअर देखो किसके लिए आया है, यूअर आया है इस कार के लिए, तो ये दोनों, इस कार ये नाउन है, इसके साथ रहेगा ये यूअर, ठीक है। ऐसे ही इस प्रश्न में देखेंगे अपन, देखो हर है ना, वो किसके लिए आया है, सिस्टर के लिए आया है, तो ये इसके साथ रहेगा। ऐसे ही नीचे वाले में देखो ये राम है ना, राम्स, ये हाउस के लिए आया है, राम का घर। तो यहाँ पे इनको बोलते हैं, देखो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, फिर ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर सुन लीजिए, इसको आप सब्जेक्ट बोलो या सब्जेक्टिव केस बोलो, इसको ऑब्जेक्ट बोलो चाहे ऑब्जेक्टिव केस बोलो, ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इनको हटाएंगे, इनके बदले में हुज लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस अब हम देखते हैं, शी परचेज यूर कार यस्टरडे। ये यूअर है, इसको हम यहां से हटाएंगे, इसके बदले में हुज लिखेंगे,
लेकिन इसकी जगह बदल जाएगी, क्योंकि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, उसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, ऐसे करते करते लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो पहला काम तो अपना डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया अपने हुज। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये यूअर, यूअर के बदले में तो हुज आ गया, लेकिन यूअर और कार ये दोनों साथ रहते हैं। तो आपको यूअर के बदले में हुज लिखा तो हुज कार साथ रहेगा। ये ध्यान रखना है कि ये माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर के बाद में जो नाउन है ना, वो हुज के साथ रहेगा। तो अपन ने हुज कार कर दिया। अब टेंस पहचान लो, ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया अपना हुज कार, ठीक है, क्योंकि हुज के बाद में जो नाउन होता है ना वो साथ रहता है। अब टेंस पहचाना, तो टेंस ये वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया। पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सी है वो लिख दिया, तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, उसके बाद में जो बच गया यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, आई नो हर सिस्टर। तो हमने देखा इस वाक्य में कि ये यहाँ पे हर है, तो इसके बदले में तो हुज आ जाएगा, और हुज के साथ ही ये सिस्टर रहेगा। तो हुज सिस्टर अपने शुरू में लिखा, उसके बाद टेंस पहचान लिया। टेंस देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू डज में से लगाना है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, देखो आई को जब हम यहाँ यू में बदल देंगे तो हमारा सब्जेक्ट यू हो गया, तो यू के अनुसार डू लग गया, तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई डू डज में से, फिर ये सब्जेक्ट चेंज करके लिख दिया, और डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, जैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये तो प्रोनाउन के हैं। वैसे ही अगर नाउन का अपने को पजेसिव केस बनाना होता है ना, तो नाउन कोई भी हो उसका पजेसिव केस बनाना आता है, उसके इस तरह से एप स्टॉप पे लगा के एस लगा देते हैं, जैसे राम्स, सिताज, ऐसे है ना। तो ये नाउन का पजेसिव केस है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इनमें हमने माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर छोड़ा है, तो वैसे ही हम जो है ये छोड़ देंगे, जो नाउन आया है उसका पजेसिव केस जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन इस राम के साथ ये हुज था ना, हाउस था ना, तो यहाँ पे राम के बदले में हुज आया, तो हुज हाउस हो जाएगा, हुज हाउस। उसके बाद टेंस पहचानेंगे, टेंस तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, देखो डू है, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज में से आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट देखो इसका क्या हो जाएगा, आई का सब्जेक्ट यू हो गया, तो यू के साथ डू डज में से डू आ गया, उसके बाद देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब फिर ये देखो नोट है, ये मेन वर्ब से पहले है तो इसको नोट को मेन वर्ब से पहले ही लगा दो, और हाउस आ गया, राम अपने को छोड़ दिया, क्यों हुज का उत्तर तो राम आ रहा है ना, तो राम छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगे। अब यहाँ पे आप ये देखना कि इसमें ये नोट आया है, इसको नहीं छोड़ना है। आपको नोट कब छोड़ना है, जब वाक्य के शुरू में नो आए, जब वाक्य के शुरू में नो आए फिर बीच में नोट आता है ना, यस नो वाले में, तो उसमें आपको छोड़ना है नोट को, नोट नोट दोनों को। लेकिन अगर इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ वाक्य में नोट है तो उसको छोड़ना नहीं, नहीं तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है वैसे, प्रश्नवाचक नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है whom, किससे या किसको, किससे या किसको। तो होम में हमें क्या करना है, जैसे होम में हम सब्जेक्ट छोड़ रहे थे, और होम में जो है ना ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, होम में ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, और ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब के बाद, और ये होम जो है व्यक्ति के लिए आता है, हु भी व्यक्ति के लिए आता है, होम भी व्यक्ति के लिए आता है, ये किसी वस्तु या जानवर के लिए नहीं आते। और वर्ब के बाद में जो व्यक्ति है ना, क्या करना है, आपको सेंटेंस में
सबसे पहले वर्ब देखना है, तो ये वर्ब है। इस वर्ब के बाद आपको व्यक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट आया है, वस्तु के लिए भी आ सकता है, जानवर के लिए भी आ सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि व्यक्ति के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट आया है, वो ऑब्जेक्ट आपको छोड़ना है। तो यहां पे हम देखेंगे, देखो होम का अर्थ है किसे या किसको, ठीक है। प्रश्न है, देखो आंसर है द टीचर पनिश्ड योर ब्रदर टुडे। शिक्षक ने तुम्हारे भाई को आज दंडित किया। तो अपन प्रश्न करेंगे, किसने टीचर ने किसके भाई को आज दंडित किया। टीचर ने किसके भाई को आज दंडित किया, तो उत्तर आया तुम्हारे भाई को। तो ये वर्ब के बाद में अगर होम का आपको प्रयोग करना है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट देख लेना, और वो व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर व्यक्ति कौन है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर छूट जाएगा और होम से वाक्य स्टार्ट कर देंगे। अब टेंस पहचान लेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड बाद में हेल्पिंग वर्ब, टेंस पहचाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड लग गया। फिर सब्जेक्ट नाउन है तो लिख दिया। उसके बाद डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो पनिश्ड की जगह पनिश हो गया। योर ब्रदर छूट गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। होम के बदले में हमें ऑब्जेक्ट छोड़ना है, और होम हमेशा व्यक्ति के लिए आता है। और लास्ट में टुडे है, टुडे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो होम डिड द टीचर पनिश टुडे। अध्यापक ने आज किसके भाई को पीटा। अध्यापक ने आज किसे पीटा, तो उत्तर आया अध्यापक ने आज तुम्हारे भाई को पीटा। किसे या किसको। इसी प्रश्न को हुज से भी पूछा जा सकता है। अब अगर हुज से पूछा है तो देखो हुज, आप सीधा पजेसिव एडजेक्टिव में जाओ। पजेसिव एडजेक्टिव यहां पे देखो है योर। तो योर हटेगा, और पजेसिव हुज वाले में उसके बाद जो नाउन होता है ना, माई, आवर, यूअर, उनके बाद जो नाउन होता है वो साथ रहता है। तो हुज ब्रदर हो जाएगा इसमें। तो बस उसके बाद में आप टेंस पहचान लोगे। तो पास्ट डेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दोगे। सब्जेक्ट हमारा द टीचर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गया। देखो यूअर की जगह तो हुज हो गया, ब्रदर आ गया, और टुडे ये बन जाएगा हुज से। तो हुज ब्रदर डिड द टीचर पनिश टुडे। आज शिक्षक ने किसके भाई को पीटा, तो उत्तर आएगा योर, ठीक है ना। तो योर छूट गया हुज के बदले में। तो इस तरह से प्रश्न में जैसे पूछा है, मान लो होम से पूछा है तो होम से बनाइए, हुज से पूछा था हुज से बनाइए। नेक्स्ट है, योर सिस्टर वॉज टॉकिंग विद ए मैन। तुम्हारी बहन एक व्यक्ति के साथ बात कर रही थी। तो होम से आपने स्टार्ट कर दिया। ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से पता चला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। योर सिस्टर का तो सब्जेक्ट बन जाएगा माय सिस्टर, और माय सिस्टर के अनुसार एक व्यक्ति है इसलिए वाज वर्ब में से वाज लगा दिया। तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब, और उसके बाद में ये विद लिख दिया। और इसमें हमने देखा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है जो ये है, तो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया आपने। वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति के लिए है उसको अपन छोड़ देंगे, और बाकी लिख दिया। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं कि क्योंकि ये विद जो है ना वो मैन के लिए आया है, और मैन को हमने छोड़ा और इसके बदले में हमने क्या किया, होम। तो शुरू में आप विद लिख के भी इसको बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, शुरू में विद होम लिख दो, और उसके बाद में ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया अपना। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, यहाँ लास्ट में विद नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये दूसरी स्ट्रक्चर है। 10th के स्टूडेंट्स जो है ना वो इसी से बना दें, फर्स्ट जो तरीका है ना इससे, कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दें, उसके बदले में होम आ गया, और बाकी एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट आई लाइक हिम। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, इसके बदले में होम आ जाएगा। तो होम से स्टार्ट किया, टेंस पहचाना, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से लगाया, आई का यू चेंज हो गया तो यू के अनुसार डू लग गया, और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। तो होम डू यू लाइक।
आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो या तुम किसको पसंद करते हो। नेक्स्ट, ही वॉज लुकिंग एट विमला, वह विमला की ओर देख रहा था। तो वह किसकी ओर देख रहा था, तो विमला, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे व्यक्ति के लिए आया है। ये तो प्रीपोजिशन हो गया। तो सबसे पहले होम से स्टार्ट किया, टेंस पहचान लिया आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वाज वर्ब में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, तो सब्जेक्ट तो वाज लग गया। तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब, और ये एट लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। होम के बदले में विमला छूट गया। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि एट जो है वो विमला के लिए आया है, तो शुरू में आप एट होम कर दो, एट होम कर दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो ये दूसरा तरीका हो गया। टेंथ वाले स्टूडेंट इसे ध्यान में रखेंगे, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो ये स्थान पूछने के लिए आता है, तो इसमें जो है स्थान को छोड़ दिया जाएगा, स्थान पूछने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, तो स्थान छोड़ देंगे। अब वेयर से स्टार्ट किया, देखिए पहला वाक्य है आई वर्क इन ए फैक्ट्री, तो वेयर से स्टार्ट किया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो टेंस पहचाना, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू डज में से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा आई का यू बन गया, तो यू की वजह से डू आ गया। तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब वो मैन वर्ब, तो डू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो बचा है वो देखिए क्या है, इस वाक्य में वेयर का, वेयर से प्रश्न बनाया है, तो वेयर आता है स्थान पूछने के लिए, और स्थान क्या है, फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए ही ए आया है और फैक्ट्री के लिए इन आया है, इसलिए इन ए फैक्ट्री पूरा छूट गया। तो वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, तो आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। नेक्स्ट है शी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। तो वेयर से वाक्य स्टार्ट हुआ, वर्ब पहचानी, वेंट पास्ट इंडेफिनेट है, गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाया, सब्जेक्ट हमारा सी चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वेंट, गो की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो गो लिख दिया। अब उसके बाद में स्थान छोड़ देंगे, तो देखो ये आगरा स्थान है, और टू जो है प्रीपोजिशन वो आगरा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो टू आगरा छूट जाएगा, इसमें इन ए फैक्ट्री छूट जाएगा। तो वाक्य में जो भी स्थान दिया गया है वो छूट जाएगा, वेयर से अगर वाक्य शुरू कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट है वेहन, वेहन मीन्स से कब, और ये जो है वो समय पूछने के लिए आता है, समय पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, तो समय अपन छोड़ देंगे, वाक्य में जो भी समय है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सीता स्लीप्स एट 11 o'clock, सीता 11 बजे सोती है। इस वाक्य में हम वेहन से जब वाक्य शुरू किया, तो ये वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज हेल्पिंग वर्ब में से आप डज लोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। उसके डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब रहा ये, तो ये पार्ट देखिए आप, 11 o'clock 11 बजे, ये समय है, समय छोड़ दिया, और एट इसी 11 o'clock के लिए आया है, इसलिए एट 11 o'clock हमने पूरा छोड़ दिया, ये समय छूट गया। नेक्स्ट है ही विल गो टू अजमेर टुमारो, वह कल अजमेर जाएगा। तो वेन से वाक्य स्टार्ट किया, टेंस हमने पहचाना कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट है। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके अनुसार विल आ गया। अगर सब्जेक्ट आई या वी होता तो शेर हो जाता। तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के बाद में, और उसके बाद में ये देखो टू अजमेर, ये लिख दिया आपने। और हमारा प्रश्न हो रहा है वैन से शुरू, यानी कब है, तो समय छोड़ दिया टुमारो। अगर इसी वाक्य को अगर वो वेयर से शुरू करवा लेता, वेयर से अगर इसको शुरू करवा लेता इस वाक्य को वेयर से, तो कैसे होता देखो, वेयर विल
ही गो टुमारो। यहाँ पे ये स्थान छूट जाता टू अजमेर। अगर वेहर से शुरू करवा लेता तो स्थान टू अजमेर छूट जाता और पूरा लिखा जाता वेहर विल ही गो टुमारो। वह कल कहाँ जाएगा, तो टू अजमेर आंसर। नेक्स्ट है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। हेल्प वेन से शुरू करना है, वर्ब को पहचाना, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसका मतलब डू डज में से हेल्पिंग वर्ब में से लेना आपको। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का यू बन गया। अब यू के अनुसार डू डज में से डू आ गया। हमने डब्ल्यू एस वर्ड ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले ली, फिर मेन वर्ब हमारी टेक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक लिख दी, उसके बाद टी लिख दिया। अब टाइम छोड़ देंगे। टाइम देखो मॉर्निंग है और मॉर्निंग के लिए द आया है, मॉर्निंग के लिए इन आया है तो ये छूट जाएगा हमारा इन द मॉर्निंग, ये टाइम छूट गया। वेन डू यू टेक टी, आप चाय कब लेते हैं, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है वाई। वाई मीन्स क्योंकि। और ये जो है कारण पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, कारण के लिए। तो इसमें हम जो है उत्तर में जो कारण है वो छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर वाक्य के अंदर बिकॉज हो, वाक्य के अंदर बिकॉज हो तो बिकॉज से आगे का पूरा पार्ट छूट जाएगा, ये ध्यान रखना। एक तो अगर वाई से वाक्य बनाना है तो बिकॉज और बिकॉज के बाद का वो जो भाग है वो पूरा छूट जाएगा, जैसे इस सेंटेंस में है। दूसरा ये होता है कि वर्ब के बाद आप देखना कि वर्ब के बाद में आपको टू मिलेगा और दूसरी वर्ब मिलेगी। यानी एक तो ये ध्यान रखना है कि बिकॉज और उसके बाद का जो भाग है वो पूरा छूट जाएगा। दूसरा आपको ये देखना है कि वाक्य की जो मेन वर्ब है, वाक्य की जो मेन वर्ब है उसके बाद में आपको टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मिलेगी। टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो टू से लेकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आगे का हिस्सा पूरा छूट जाएगा। अब टू के बाद में अगर कोई नाउन है ना, टू के बाद में कोई नाउन है तो उसको मत छोड़ देना, बस ये गलती मत कर देना। टू के बाद अगर कोई नाउन है तो उसको तो आपको लिखना है, लेकिन टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आपको छोड़ना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं अस्पताल गया क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था। तो वाई से सेंटेंस स्टार्ट किया, वर्ब को पहचाना, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड एक ही होती है, लगा दी हमने, आई को यू में बदल दिया और डिड की वजह से गो की वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब टू हॉस्पिटल लिख दिया। अब मैं ये कह रहा था कि टू के बाद नाउन को मत हटा देना। देखो ये हॉस्पिटल नाउन है तो टू हॉस्पिटल लिखा जाएगा और बिकॉज के बाद जो कुछ है वो बिकॉज और बिकॉज के बाद जो कुछ है वो सारा हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल क्यों गए, तो उसने बताया बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था। तो कारण छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट वी वर्क हार्ड टू पास, हमने पास होने के लिए कड़ी मेहनत की। तो वाई से स्टार्ट किया, वर्ब को पहचाना, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से डू लगा दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, वी को हमने यू में बदला इसलिए डू लग गया। तो वाई डू यू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यहाँ पे, वाई डू यू वर्क और हार्ड लिख दिया। और ये देखिए ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको अपन ने छोड़ दिया। वाई डू यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत क्यों करते हो, तो टू पास यानी उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए। नेक्स्ट आई वेंट टू योर हाउस टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए तुम्हारे घर गया। तो वाई से शुरू किया, वर्ब को पहचाना, वेंट गो की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी।
आई को यू में चेंज कर दिया और वेंट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी गो। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। उसके बाद में देखो ये टू के बाद में ये नाउन है योर हाउस, तो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। टू के बाद जो नाउन है उसको नहीं छोड़ना है। टू के बाद वर्ब ये देखिए यहाँ पे, ये टू के बाद वर्ब है अटेंड, यानी उपस्थित होना, शामिल होना। तो उसके बाद जो कुछ है वो सारा छूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ यानी कैसे। तो ये जो है ना, हाउ का कई तरह से यूज किया जाता है। देखो हाउ जो है वो किसी का हाल चाल पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। हाउ जो है काम करने का तरीका कैसा है, कैसे कोई काम किया जाता है उसको जानने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। आवागमन का साधन, यातायात कोई साधन है उसको पूछने के लिए हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हाउ की कई अलग अलग प्रयोग हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला हालचाल पूछने के लिए ये वाक्य दिया गया है, आई एम वेरी हैप्पी, और आपको कह दिया कि हाउ से स्टार्ट करना, हाउ यानी कैसे। ठीक है। तो इसमें तो हालचाल बताया है, देखो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, तो हालचाल बता दिया। अब जो हालचाल बताया है वो छोड़ दो, तो वेरी हैप्पी छूट गया, और जो बचेगा उससे बन जाएगा हाउ, और आई का अपन यू बनाएंगे, और EJMR के अनुसार ये यू के अनुसार आर लग गया, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हमने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे हालचाल जो है जो बता रहा है उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, सी इज क्वाइट वेल नाउ, अब वह बिल्कुल ठीक है। हाउ से स्टार्ट किया और सब्जेक्ट हमारा सी है, और सी के अकॉर्डिंग ये इज लग गया, तो हाउ इज सी। और हाउ हालचाल पूछने के लिए, तो यहाँ देखो क्वाइट वेल हो गया, अपना हालचाल बता रहा है क्वाइट वेल, अगर ये हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा हालचाल कैसे हैं। तो हाउ के बदले में क्वाइट वेल छूट गया, इसमें वेरी हैप्पी छूट गया, और नाउ लिख दिया। तो हाउ इज सी नाउ, अब वह कैसी है। सी इज क्वाइट वेल नाउ, अब वह बिल्कुल ठीक है। तो हालचाल पूछने के लिए हाउ का प्रयोग जब करते हैं तो जो हालचाल बताने वाले शब्द हैं उनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगर उसको आवागमन के साधन के बारे में जानकारी लेनी है, आवागमन के साधन के बारे में, तो अपन क्या करेंगे देखो, सी केम बाई बस, वह बस से आई। तो हाउ, ये वर्ब कम की सेकंड फॉर्म है, इससे टेंस पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लगा दिया, सी का सी रहता है, और केम की फर्स्ट फॉर्म होगी कम। तो हाउ डिड सी कम, तो वह कैसे आई, यातायात का जो साधन है उसको छोड़ दो, बाई बस। ये यातायात का तरीका बता दिया। नेक्स्ट है, आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट, मैंने नदी को नाव से पार किया। तो हाउ, और ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। आई को हमने यू में चेंज कर दिया, क्रॉस्ड की फर्स्ट फॉर्म क्रॉस हो गई, द रिवर हो गया, और कैसे पार किया, बाय बोट। तो ये जो यातायात का साधन था उसको छोड़ दिया। हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, आपने नदी कैसे पार की, तो आई क्रॉस द रिवर बाई बोट। तो ये यातायात का जो साधन प्रयुक्त किया उसको छोड़ दिया यहाँ पे दोनों में। नेक्स्ट, ही वॉज क्राइंग लाउडली, अब कोई काम हो रहा है उसका तरीका जानने के लिए भी हम इस हाउ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, ही वॉज क्राइंग लाउडली, वह जोर जोर से चीख रहा था या रो रहा था। तो कैसे रो रहा था, जोर जोर से, इसको छोड़ देंगे। तो हाउ, हेल्पिंग वर्ब वाज लिली, सब्जेक्ट अपना ही है, चेंज होगा नहीं, और वर्ब क्राइंग, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो कैसे रो रहा था, जोर जोर से, लाउडली छोड़ दिया। नेक्स्ट, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी, वह इस साड़ी में बहुत सुंदर दिखती है। तो हाउ से स्टार्ट किया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से डज आ गया क्योंकि अपना सब्जेक्ट सी है। फिर उसके बाद में हाउ डज सी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लुक। हाउ डज सी, वह कैसी दिखती है,
तो वह बहुत सुंदर दिखती है, तो वेरी ब्यूटीफुल कैसी के बदले में छूट जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, ये छोड़ देंगे। और इन दिस साड़ी, इस साड़ी में वह कैसी दिखती है, तो इस साड़ी में वह बहुत सुंदर दिखती है, तो बहुत सुंदर छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वह विद्यालय पैदल जाता है, तो वह विद्यालय कैसे जाता है, तो पैदल, तो ऑन फुट, ये यातायात का तरीका हो गया उसका, या काम करने का तरीका आप बता सकते हो इसको। तो करने का तरीका कुछ हो जाता है, तो वो छोड़ देंगे। तो हाउ से स्टार्ट किया, ये गो में ईएस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो उसके अनुसार डू डज में से डज आ गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। उसके बाद टू स्कूल लिख दिया और ऑन फुट छोड़ दिया, यानी उसका जाने का, स्कूल जाने का तरीका क्या है, ऑन फुट, पैदल जाता है। नेक्स्ट, द थीफ एंटर्ड द रूम थ्रू ए विंडो, चोर ने एक खिड़की में से कमरे में प्रवेश किया, तो चोर ने कैसे प्रवेश किया, थ्रू ए विंडो, ये थ्रू विंडो के लिए आया है, इसके साथ रहेगा। तो काम करने का तरीका, चोर का कमरे में घुसने का तरीका क्या था, थ्रू ए विंडो, ये छोड़ दिया। तो हाउ एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पता चल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा द थीफ है, उसके बाद डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, द रूम आ गया। और हाउ के बदले में जो है थ्रू ए विंडो, काम करने का तरीका था उसका, कमरे में घुसने का तरीका क्या था, थ्रू ए विंडो, खिड़की में से, ये छोड़ दिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी और हाउ मच, मैनी जो है उसमें आपको क्या करना है, देखो हाउ मेनी मीन से कितने, ये संख्या पूछने के लिए आता है, कितने संख्या दर्शाता है ना, संख्या पूछने के लिए। तो हम सबसे पहले आंसर में संख्या देखेंगे, तो देखो ये हमारी संख्या। अब ये संख्या किसकी बताई है, वो नाउन जो है ना, 10 स्कूटर्स, उसका ध्यान रखना है आपको। पहला काम क्या करेंगे, हाउ मैंने देखते ही हम संख्या पे जाएंगे, संख्या हमारी ये है। इसके बाद नाउन कौन सा है, यानी ये संख्या किसकी बताई है, स्कूटर्स की। तो हाउ मैनी के साथ ये नाउन आपको साथ में रखना है, हाउ मैनी स्कूटर्स, और सेम बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो संख्या बताई गई है उत्तर में, उसके तुरंत बाद जिसकी संख्या बता गई है ना, वो नाउन आप हाउ मैनी के साथ रखोगे। तो हाउ मैनी स्कूटर्स हो गया। अब टेंस पहचान लो, सोल्ड सेल की सेकंड फॉर्म है, एस डबल एल, सेल यानी बेचना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये डिड लगा दिया, आई का यू बन गया, ये सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म सेल हो गई, यस्टरडे लिख दिया। तो हाउ मेनी स्कूटर्स डिड यू सेल यस्टरडे, आपने कल कितने स्कूटर बेचे, आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे, मैंने कल 10 स्कूटर बेचे। नेक्स्ट है, शी हैज 5 बुक्स, तो आपने सीधा देखा कि ये संख्या है। अब संख्या के बाद जो नाउन है उसका ध्यान रखना, संख्या तो छूट जाएगी, और संख्या के बाद जो नाउन है वो हाउ मेनी के साथ ले लो। तो हाउ मेनी बुक्स हो गया, उस ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया अपना। उसके बाद टेंस पहचानो। अब आप यहाँ देखो ये कि हैज है, उसके बाद वर्ब तो है ही नहीं थर्ड फॉर्म, तो हैज, हैव या हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस तो हो नहीं सकता। तो ये वर्ब हैव है, हैव की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है हैव की, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको मैंने पहले बताया था कि हैज, हैव, हैड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये हैव की फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब टेंस का पता चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज में से लगानी है, डज लग गई सी के अनुसार। और डू डज के बाद में ये इसकी जो मूल फॉर्म होती है ना, वो हैव होती है, तो मूल फॉर्म लिखनी होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म हैव। तो हाउ मेनी बुक्स डज सी हैव, उसके पास कितने पुस्तकें हैं, सी हैज 5 बुक्स, उसके पास 5 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, सीता हैड 2 सन्स, सीता के 2 पुत्र हैं। तो जो टू है ना, उसके बाद देख लिए नाउन कौन सा है, टू को छोड़ देंगे, सन्स। तो ये टू के बाद जो संख्या है, जो नाउन है, वो हाउ मैनी के साथ रहेगा, तो हाउ मैनी सन्स हो गया। फिर टेंस पहचानेंगे,
हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है। ये हैव की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड लग गई। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और डिड के बाद में इसकी फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। तो हाउ मेनी सन्स डिड सीता हैव? सीता के कितने पुत्र हैं, कितने पुत्र थे? सीता हैड टू सन्स, सीता के दो पुत्र थे। नेक्स्ट, जिस तरह से हाउ मैंने किया ठीक वैसे ही हाउ मच है। हाउ मैंने संख्या पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, और हाउ मच जो है वो मात्रा जानने के लिए, कितना, कितना या कितनी, मात्रा पूछने के लिए। तो यहां भी वो ध्यान रखना कि संख्या है ना, उसके उसको छोड़ देना, उसके बाद जो नाउन है ना उसको लेना है। जैसे 2 किलोग्राम, तो जो मात्रा बताई है ना, इसमें 2 किलोग्राम मात्रा है, तो इस मात्रा को छोड़ दो। इसके बाद जो नाउन है ना वो हाउ मच के साथ ले लो। जैसे हाउ मैनी में अपन संख्या के बाद में जो नाउन था वो ले रहे थे, तो 2 किलोग्राम के बाद ये मात्रा है, और इसके बाद में जो नाउन है मिल्क वो ले लिया हाउ मच के साथ। ऐसे ही सेकंड जो है उसमें देखिए 10 किलोग्राम ये संख्या है, मात्रा है, 10 किलोग्राम मात्रा है। उसके बाद नाउन क्या है, शुगर, तो हाउ मच शुगर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आगे देखो, यहाँ 500 ये तो मात्रा हो गई, धन धन हो गया, और इसके बाद नाउन क्या है, रुपीज, तो हाउ मच रुपीज, हाउ मैनी रुपीज हो जाएगा। अब फैक्ट से देखते हैं, देखो, ही ड्रैंक 2 किलोग्राम्स मिल्क इन द मॉर्निंग। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मात्रा बताई गई है वो क्या है। तो 2 किलोग्राम मात्रा है, उसको छोड़ दो, उसके तुरंत बाद में जो नाउन है वो हाउ मच के साथ ले लो, तो हाउ मच मिल्क हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अपना टेंस पहचाना, ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। सब्जेक्ट हमारा ही है, वो चेंज होगा नहीं। फिर ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रैंक, ड्रिंक हो गई ड्रिंक की। उसके बाद मिल्क हमने ले लिया, और इन द मॉर्निंग, तो हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग? उसने सुबह कितना दूध पिया? तो ही ड्रैंक 2 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग, उसने सुबह 2 किलोग्राम दूध पिया। ही सोल्ड 10 किलोग्राम शुगर यस्टरडे, उसने कल 10 किलोग्राम शुगर चीनी बेची। तो हाउ मच शुगर हो गया, 10 किलोग्राम हमने छोड़ दिया, मात्रा तो छोड़ दी, और वो मात्रा किस नाउन की है, शुगर की है, तो हाउ मच शुगर हो गया। टेंस पहचाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेल की, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डेढ़ लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा ही है, चेंज होगा नहीं। सॉल्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, और यस्टरडे लिख दिया। तो हाउ मच शुगर डिड ही सेल यस्टरडे, उसने कल कितनी चीनी बेची, 10 किलोग्राम, आंसर छूट गया। नेक्स्ट है, आई कलेक्टेड 500 रुपीज टूडे, मैंने आज 500 रुपये इकट्ठे किए। तो ये संख्या देखो 500। अब अगर उसने, वैसे जो धन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अगर वो हाउ मच से स्टार्ट करवाता है तो अपने को रुपीज नहीं लिखना है, हाउ मच से स्टार्ट कराना है, क्योंकि रुपीज तो काउंटेबल होता है, रुपीज काउंटेबल होता है। और जो धन है ना, धन वो अनकाउंटेबल होता है, यानी उसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है। तो अगर आप, अगर हाउ मैनी से अगर उसने शुरू करवाया है, हाउ मैनी से बना रहे हो, तो रुपीज लिखोगे आप, क्योंकि रुपीज गिना जा सकता है, तो हाउ मैनी रुपीज हो जाएगा। फिर टेंस पहचाना, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लगाया, आई का यू बन गया, और कलेक्टेड की फर्स्ट फॉर्म कलेक्ट हो गई, और टुडे लिख दिया। हाउ मैनी रुपीज डिड यू कलेक्ट टुडे, आज आपने कितने रुपए इकट्ठे किए। अब अगर प्रश्न हाउ मच से बनाया गया है, तो हाउ मच से देखो, जो धन की मात्रा है वो छोड़ देंगे, तो 500 रुपीज, उसमें यूनिट भी साथ छूटती है, तो 500 रुपीज छूट गया। तो ये जो है, किस, अपने हाउ मच किसके लिए पूछा है, धन के लिए पूछा है ना, इसलिए हाउ मच मैंने लिखना है। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि हाउ मैनी से
प्रश्न बनवाया है तो रुपीज आप लिख देना, लेकिन हाउ मच से बना है तो आप रुपीज मत लिखना, हाउ मच मनी लिखना, फिर मनी अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, हाउ मच मनी। और वही फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, बाकी कुछ बचा हो और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई वांट 50 रुपीज। अब यहाँ देखिए जैसे हाउ मच से बना दिया, अब हाउ मच से बना दिया तो 50 रुपीज तो छूट जाएगा। तो हाउ मैनी और हाउ मच के बाद में कोई न कोई नाउन जरूर आता है, वो नाउन 50 रुपीज क्या होते हैं, धन होता है, इसलिए मैंने लिख दिया हाउ मच मैनी। और टेंस पहचाना, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डू डज में से लगाया, सब्जेक्ट अपना आई किस गया, यू हो गया, इसलिए यहाँ पे डू आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाउ मच मनी डू यू वांट। आप कितना धन चाहते हैं, तो आंसर आया 50 रुपीज। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो है यानी ये समय पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, समय अवधि, समय अवधि पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे नहीं कि हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा, जब WH वर्ड के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं तो हाउ लॉन्ग जो है समय अवधि पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, तो समय अवधि अपन छोड़ देंगे। तो आप देखोगे उसमें समय अवधि, देखो ये मोमेंट है यहाँ, तो मोमेंट के लिए ए आया है और इस मोमेंट के लिए फॉर आया तो ये छूट जाएगा, तो बाकी का जो है उससे बना देंगे। तो हाउ लॉन्ग लिखा आपने, टेंस पहचाना, ही सब्जेक्ट है हमारा, ही के साथ वाज ही लग गया, ऑन द सरफेस लिख किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और अवधि छूट गई फॉर ए मोमेंट, ही वाज ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, वह एक क्षण के लिए सरफेस पे रहा। नेक्स्ट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, तो समय जो है वो है 2 आवर्स, और 2 आवर्स के लिए फॉर आया तो ये छूट जाएगा हाउ लॉन्ग के बदले में। हाउ लॉन्ग से स्टार्ट किया। हेल्पिंग वर्ब देखिए ये हैव बीन है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्दों की हो, 2 शब्दों की हो या 3 शब्दों की, अगर हेल्पिंग वर्ब किसी वाक्य में है तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला शब्द है ना वो ही सब्जेक्ट के पहले रहेगा। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई से तो यू बन गया। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है बिन है, लेकिन ग्रामेटिकल नियम क्या है कि हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द की है तो प्रश्न में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो, लेकिन एक से ज्यादा शब्द की है तो पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब का तो सब्जेक्ट से पहले लिख दो और बाकी जो बच गए वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिख दो। इसलिए हैव सब्जेक्ट से पहले आ गया, बिन सब्जेक्ट के बाद में आ गया। क्यों, देखिए नियम क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्दों की है तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी जो शब्द बच गए वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिख देंगे, उसके बाद मैन वर्ब लिखेंगे। तो ये मैन वर्ब लिख दी, ये फॉर लिख दिया, और फिर यू जो है वो मी में बदल गया और ये समय छूट गया। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट, हाउ फार। तो हाउ फार जो है वो दूरी पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, दूरी पूछने। तो दूरी छोड़ देना 55 किलोमीटर, और यहाँ देखिए 6 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अबाउट किसके लिए आया है, 6 के लिए, लगभग 6 किलोमीटर, तो ये अबाउट भी इसके साथ छूट जाएगा। अब देखो WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट हमारा आगरा है और हेल्पिंग वर्ब आगरा के अनुसार इज लग गई, तो हाउ फार इज आगरा फ्रॉम भरतपुर, क्वेश्चन मार्क। आगरा भरतपुर से कितना है, कितना दूर है, तो 55 किलोमीटर छूट गया। द स्टेशन इज अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर, स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 6 किलोमीटर छोड़ देंगे। तो हाउ फार इज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द स्टेशन फ्रॉम हियर, स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, तो लगभग 6 किलोमीटर छूट जाएगा। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड जो है ये भी उम्र पूछने के लिए, हाउ फॉर ओल्ड जो है आयु यानी उम्र पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसमें उम्र छोड़ देंगे। इसको जब हम बनाएंगे तो हाउ ओल्ड लिखेंगे शुरू में, उसके बाद देखो
टेंस पहचान लिया तो EJMR आई का यू बनता है, तो ये तो हमारा WH वर्ड हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब का काम रही है और ये मैन वर्ब का काम कर रही है एन। तो आर है वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों का काम कर रही है यहाँ पे। तो हाउ ओल्ड आर यू, तो अब उम्र कितनी है, ओल्ड तो आपने ले लिया, तो 25 ईयर है वो छूट गया, 25 वर्ष। तो अगर उम्र पूछनी है तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट वाट। वाट का यूज दो तरह से होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में बड़ा सिंपल है, जैसे हु का अपन प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा देते हैं और हु लगा देते हैं। ठीक वैसे ही वाट का अर्थ होता है क्या, वाट का अर्थ होता है क्या, तो ठीक हु की तरह है। अगर इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है तो सब्जेक्ट हटा दो और बाकी जो कुछ है वो एज इट इज लगा दो। जैसे इस वाक्य में देखिए, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो सब्जेक्ट हटा दिया एवरीथिंग और उसके बदले में वाट लगा दिया, वाज गोइंग वेल। यहाँ पे अपन वो स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ये है और ये तो हम हटा रहे हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट अपन लाएंगे कहाँ से। जब हम सब्जेक्ट हटा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से, इसलिए इसका नियम ये है कि अगर वाट का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो सब्जेक्ट को हटा दो और एज इट इज लिख दो, तो वाज गोइंग वेल हो गया। नेक्स्ट, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो ये इससे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, राइटिंग इन ए डायरी, डायरी लेखन, ये हटा दिया, इसके बदले में वाट लगा दिया और बाकी एज इट इज लिख दो, तो वाट इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो यहाँ हैज के पहले देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हटाओ और वाट लगाओ, वाट हैज मोर पेशेंस देन पीपल और क्वेश्चन मार्क लगा देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अब व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में देखो कैसे प्रयुक्त होता है, यानी क्या, वर्ब के तुरंत बाद में जो है ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है अपन उसको पहचानेंगे। देखिए, दे टेक बिस्किट्स एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ते के लिए बिस्किट और चाय लिया, तो ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब के तुरंत बाद देखो ये बिस्किट्स एंड टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरे में देखो, ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को पत्र लिखा, तो ये देखिए वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद में ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट हो, नेक्स्ट इसमें देखिए, और वो ऑब्जेक्ट वस्तु होना चाहिए, व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। जैसे इस वाक्य में देखेंगे हम, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, तो यहाँ देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो अस वाला जो ऑब्जेक्ट है ना तो व्यक्ति के लिए आता है, तो व्यक्ति वाला नहीं है, वाट जो है वो वस्तु के लिए, यहाँ वस्तु के लिए वाट के रूप में ना ध्यान रखना है, व्यक्ति वाला मत छोड़ देना। तो वस्तु हमारी हो गई इंग्लिश, ठीक है। और नेक्स्ट, तुलसीदास हैज रिटन द रामचरित मानस, तो ये देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में ये हमारा द रामचरित मानस ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको वाट वाले में क्या करना है, अगर उसका ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु के लिए जो ऑब्जेक्ट आया है उसको आपको हटाना है और फिर WH वर्ड की मदद से बनाना है। तो हमने सबसे पहले ये कैपिटल होगा W कैपिटल, सबसे पहले वाट लिखा, टेंस पहचाना, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे का दे ही रहता है इसलिए डू डज में से डू आ गया, और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट हमारा बिस्किट्स एंड टी है वो छोड़ दिया, और फॉर ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर, तो वर्ब के बाद में ये ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया,
तो व्हाट टेंस पहचान द पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए डिड लगा दिया। ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हिज सिस्टर ए लेटर छोड़ दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं वर्ब के बाद में, मतलब ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के बाद मिलेगा हमेशा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले मिलता है तो साधन वाक्य में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो व्यक्ति के लिए है, तो व्यक्ति वाला नहीं छोड़ना है अपने को, वस्तु वाला छोड़ना है। ये वस्तु है। तो वाट से शुरू किया, टेंस पहचाना, टीच में ईएस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू डज में से मिस्टर गुप्ता के अनुसार डज लग गया, डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर वी जो है ना वो अस यू में चेंज होता है, अस यू में चेंज होता है, उसको यू में चेंज कर दिया और इंग्लिश हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट, तुलसीदास हैज रिटन द रामचरितमानस। तो वर्ब ये है, वर्ब के बाद में ये जो हमारा रामचरितमानस है ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दिया। वार्ड से शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा तुलसीदास है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस चेंज करना नहीं है, तो व्हाट हैज तुलसीदास रिटन। नेक्स्ट है, वी वांट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देखो ये वर्ब है, वी वांट ये वर्ब है, और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ये भी दूसरी वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, ये वर्ब है और वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब आती है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है और वो टू लग के आती है। वर्ब के तुरंत बाद वर्ब है तो पहली वर्ब आ जाएगी, उसके बाद पहली वर्ब जो भी हो आ जाएगी, उसके बाद टू लगा के उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये यहां तक तो रखना है। उसके बाद जो है ना वो आपको छोड़ना है ये भाग। देखो, वी वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर टी, हम सीखना चाहते हैं कि चाय कैसे बनाएं, तो हम क्या सीखना चाहते हैं, हाउ टू प्रिपेयर टी, ये छूट जाएगा। तो वाट से स्टार्ट किया, टेंस पहचाना, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लगाई, वी से यू बन गया इसलिए डू लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लर्न, आगे का हिस्सा हाउ टू प्रिपेयर टी ये छूट जाएगा। नेक्स्ट, द लेडी हैड ए डॉग इन हर लैप। तो ये देखिए यहाँ पे हैड है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यही वर्ब है, यही वर्ब है, वर्ब का काम कर रही है ये मेन वर्ब का। और उसके बाद जो है वो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कुत्ता। व्यक्ति को छोड़ के वस्तु या जानवर जो कुछ भी है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें वाट वाले में। तो अपन ने ए डॉग छोड़ देंगे। वाट से स्टार्ट किया, हैड, हैव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डिड लगा दिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये फर्स्ट फॉर्म लिख दी, हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव, और इन हर लेफ लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था वर्ब के बाद, वो छोड़ दिया हमने ए डॉग। तो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है जो वस्तु या जानवर के रूप में आ रहा है उसको छोड़ दो, व्यक्ति वाला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है, शी गेव मी लव एंड अफेक्शन इन डिफिकल्ट डेज। तो ये देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट तो हमारा ये भी है, मी है, इसको, ये तो व्यक्ति के लिए है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है लव एंड अफेक्शन, ये वस्तु के लिए है, इसको आप छोड़ दो। तो डिड से स्टार्ट किया, वाट से स्टार्ट किया, फिर वर्ब देखिए पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। फिर सब्जेक्ट हमारा सी चेंज नहीं होगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव की फर्स्ट फॉर्म ये, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हमने छोड़ दिया लव एंड अफेक्शन, और मी यू में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में इन डिफिकल्ट डेज आ गया, तो सेंटेंस बन गया व्हाट डिड शी गिव यू इन डिफिकल्ट डेज। नेक्स्ट है व्हाट आर यू, नहीं ये है ऊपर है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो यहां देखिए इज एम आर के बाद में वर्ब में आएंगे नहीं है, इसका मतलब यही वर्ब है, यही मेन वर्ब है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको छोड़ देंगे डॉक्टर को। वार्ड से स्टार्ट किया, टेंस को पहचाना, इज एम आर है, तो इज एम आर में से हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई यू में बदल गया इसलिए आ गया व्हाट आर यू।
तो आंसर आ गया ए डॉक्टर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये हमारी वर्ब है, इसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु के रूप में। तो वाट से स्टार्ट किया, टेंस पहचाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आई का यू बना दिया इसलिए आर लग गया, और ये वर्ब। तो वाट आर यू प्लेइंग, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट हमने छोड़ दिया। अब अगर ऐसा वाक्य कोई आता है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, जैसे इस वाक्य में आई एम प्लेइंग फुटबॉल है और यहाँ फुटबॉल दिया ही नहीं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। अगर किसी वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, टेंस तो वही रखना है। जो वर्ब है, वर्ब तो हमारी प्ले है, मूल वर्ब तो प्ले है ना। इस प्ले, जो वर्ब दी गई है ना, उस वर्ब को, जो वर्ब है ना, उस वर्ब को आप डू, उस डू बना देना उसका। जैसे मान लो प्ले था तो डू हो जाता, प्लेइंग है तो डूइंग हो जाएगा, है ना। और मान लो प्लेड होता तो डिड या डन वैसे हो जाता है ना। तो जैसा है, जो वर्ब है उसका डू बना के आप चेंज कर देना टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखो वाट लिखा आपने, फिर ये देखिए आई का आपने यू बनाया, ठीक है। और ये इज एम आर वर्ब में आई एन जी, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज एम आर में से अपन यू के अनुसार आर। और प्ले की जगह आपने कर दिया डू, डूइंग हो गया। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वो कहेगा आई एम प्लेइंग। तो जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो और व्हाट से प्रश्न बनवा ले, तो आपको क्या करना है, वर्ब के बाद नाउन ना हो तो वर्ब के स्थान पर डू लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट है विच। कौन सी, विच का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग जब किया जाता है जब कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से चयन करना होता है, जैसे दो में या दो से अधिक में से व्यक्तियों में से या वस्तुओं में से हमें चयन करना होता है, तब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, माया इज द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स। माया दोनों लड़कियों में चतुर है, यानी माया अपेक्षाकृत, दो लड़कियां हैं उनमें माया अपेक्षाकृत ज्यादा चतुर है। तो ये दो व्यक्तियों में से चयन हो गया कि ज्यादा चतुर कौन है दो में से, माया, ठीक है। अब विच का जो आंसर है वो तो अपने को छोड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट के रूप में जब इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे वाट में किया था तो अपने सब्जेक्ट छोड़ा था, हु में किया था तो अपने सब्जेक्ट छोड़ा था, तो माया तो छूट गया विच की वजह से। अब चयन हम किस में से कर रहे हैं, तो विच के साथ देखो, विच के तुरंत बाद में जिन में से हम चयन कर रहे हैं, तो चयन तो हम इसमें से कर रहे हैं, देखो गर्ल्स में से, कितने गर्ल्स में से, टू में से। तो टू गर्ल्स के लिए तो द आया है और ऑफ भी इनके लिए आया है, तो ऑफ द टू गर्ल्स में से हम चयन कर रहे हैं। तो विच के तुरंत बाद में जिनमें से हम चयन कर रहे हैं वो लिख देंगे ऑफ द टू गर्ल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और द कलेवरर जो बच गया वो सब लिख देंगे, ठीक है। यानी हम सब्जेक्ट छोड़ देंगे, क्योंकि माया का चयन हम इन दो में से किया है, तो हमने सब्जेक्ट छोड़ दिया, उसके बदले में विच लिख दिया। और फिर चयन किस में से किया है, ऑफ द टू गर्ल्स, वो विच के साथ लिखेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और जो बच गया वो लिख देंगे। नेक्स्ट और देखो, सुमन इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। तो सुमन दोनों लड़कियों में से ज्यादा सुंदर है, तो ज्यादा सुंदर कौन है, सुमन है। कौन सी है ज्यादा सुंदर, दो में से चयन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कौन सा या कौन सी के अर्थ में। तो विच के बदले में तो हो गया सुमन। अब चयन किस में से किया हमने, ऑफ द टू गर्ल्स, तो ये विच के साथ लिख दो ऑफ द टू गर्ल्स। फिर जो बच गया वो लिख दो इज द मोर ब्यूटीफुल, इज द मोर ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अर्चना इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। अर्चना जो है सभी लड़कियों में जो है सबसे बड़ी है। तो
चयन तो इसका किया है तो इसको छोड़ देंगे विच के बदले में। और चयन किन में से किया है? ऑफ ऑल द गर्ल्स में से चयन किया है, तो विच के साथ वो लिख दो, विच ऑफ द गर्ल्स लिख दिया, फिर इज द ओल्डेस्ट लिख दिया। तो इस तरह से अगर दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से चयन करना हो तो विच को अपन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब उसके बाद में है ऑब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग कैसे होता है। तो विच जो है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में वस्तु के लिए देखना, अब वस्तु के लिए कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद वस्तु देखना, बनाना, ये वर्ब है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा देखो, माई सन गोज टू ए पब्लिक स्कूल। आगे देखिए, फिर इसमें ये देखिए, आई लाइक द रेड शर्ट। अब आपको क्या करना है, चेन करना है। तो यहाँ हम जो है, अब हम क्या करेंगे कि जब विच से हम बनाएंगे तो विच के तुरंत बाद हम विच जो है उसके तुरंत बाद हम नाउन लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले विच आएगा, उसके तुरंत बाद नाउन। जैसे अपन ने हुज वाले में लिखा था, जैसे अपन ने हाउ मेनी वाले में लिखा था, जैसे अपन ने हाउ मच वाले में लिखा था, ठीक वैसे ही विच के तुरंत बाद नाउन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई लाइक बनाना द मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा बनाना पसंद करता हूँ। तो सबसे ज्यादा किसे पसंद करता है, तो बनाना। तो बनाना क्या है, फ्रूट है, इसलिए अपन लिखेंगे, क्यों बनाना तो छुटेगा, इसलिए अपन लिखना लिखना पड़ेगा विच फ्रूट, विच फ्रूट। फिर टेंस पहचान लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज में से लगा दिया डू, क्योंकि आई को यू में बदल दिया, तो विच फ्रूट डू यू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द मोस्ट, तो बनाना छूट गया। विच फ्रूट, कौन सा फ्रूट है, बनाना, तो फ्रूट अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, विच जो है उसके तुरंत बाद में अपने को एक नाउन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, माई सन गोज टू ए पब्लिक स्कूल, मेरा बेटा एक पब्लिक स्कूल जाता है, तो कौन सी स्कूल, तो विच स्कूल, तो विच स्कूल लिख दिया, तो ए पब्लिक स्कूल छूट गया, ए पब्लिक छूट गया, तो विच स्कूल। यहाँ सब्जेक्ट, ये जो नाउन है अपने को मिल गया, इसमें नाउन नहीं मिला क्योंकि बनाना के बाद में फ्रूट लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसलिए अपने बता दिया बनाना क्या है, फ्रूट है। तो विच स्कूल लिख दिया। अब ये गोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डू डज में से अपने डज ले लिया, क्योंकि माई सन का माई का यूअर बन गया, तो यूअर सन यानी एक व्यक्ति है, इसलिए डज आ गया। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, और ये टू लगा दिया। ठीक है, ये टू इसलिए नहीं हटाया क्योंकि स्कूल है ना, स्कूल के लिए टू आया था, ये जो स्कूल है इसके लिए टू आया था, तो स्कूल वाक्य के अंदर है इसलिए टू नहीं हटाएंगे। अगर इस वाक्य से ये ए पब्लिक स्कूल पूरा हटा देते तो इस वाक्य में टू भी नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है, आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा लाल शर्ट को पसंद करता हूँ, तो कौन सा शर्ट है, रेड, द रेड, इसको छोड़ देंगे, कौन सा शर्ट, तो विच शर्ट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डू डज में से डू लगा दिया क्योंकि आई का यू बन गया इसलिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो बच गया वो लिख दिए, और शर्ट पहले आ गया, विच के तुरंत बाद में वो नाउन लिखना है। नेक्स्ट है, आई हैव बॉट ए ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश, आई हैव बॉट ए ग्रामर बुक, तो विच बुक, तो विच बुक, तो ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ये छूट जाएगा, ए ग्रामर ऑफ अंग्रेजी की एक व्याकरण। आई हैव बॉट ए ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी की एक ग्रामर बुक खरीदी, तो कौन सी बुक है, विच बुक, तो ए ग्रामर छूट गया और ऑफ इंग्लिश छूट गया, तो विच बुक। टेंस पहचाना, हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, आई का यू बन गया इसलिए यू के साथ हैव आ गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच बुक हैव यू बॉट, आपने कौन सी पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक खरीदी ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ये छूट जाएगा।
नेक्स्ट है आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। मैं अंग्रेजी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट जो है, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसलिए अपने जैसे फ्रूट वाले में अपने किया था, बनाना वाले में कि विच फ्रूट, तो यहाँ अपन लिख देंगे विच सब्जेक्ट। फिर टेंस पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो डू डज में से डू लिया क्योंकि आई का यू बन गया, तो विच सब्जेक्ट डू यू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, द मोस्ट लिख दिया। तो कौन सा, इंग्लिश छूट गई। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट में किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी प्रश्न कैसे बनाते हैं, और सेकंड पार्ट में आपको टेक क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो पढ़ाया जाएगा। ये जल्द ही टेक क्वेश्चन का भी वीडियो बना दिया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप ढंग से देखना। एक क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन का आएगा 10th क्लास में, और एक क्वेश्चन टेक क्वेश्चन का आएगा। तो दोनों में से एक एक नंबर का आएगा। टेक क्वेश्चन का वीडियो भी जल्दी बना दिया जाएगा। आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि 10th क्लास की पूरी ग्रामर आपके लिए डाली जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाले जाएंगे। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।